अच्छा, इसको यूज कर लेते हैं जी यहाँ पर, इसके नीचे यूज कर लेते हैं, पैराग्राफ के नीचे जो मैंने प्रीवियस किया था। इमेज के लिए हम यूज क्या करते हैं, फिर हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन को भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। इमेज का जो टैग है जी IMG का, इसके साथ जो एट्रीब्यूट है वो SRC का, SRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन और आगे हमारे पास फाइल का नाम आ जाएगा। फाइल का नाम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। क्या नाम थी जी फाइल? फेविकॉन डॉट। फिलहाल हमने कहा इमेज लगा दिया, अभी पहले इमेज लगा कर देख लेते हैं। सिंपल इमेज का जो टैग होता है वो सिंगुलर टैग होता है, यानी ये पेयर टैग नहीं है। मतलब एक IMG का टैग का एक ही तस्वीर लगाएगा, तो इसे क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको और जिनको क्लोज करने की ज़रूरत ना हो उन्हें हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, स्लैश करके। आगे ही स्लैश कर दिया ना, तो देखो उसने ब्लॉक बना दिया कि भाई इधर एंड हो रहा है, वो उधर से शुरू हो रहा है। अब जरा इस फाइल को जरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये क्या दिखाता है हमें। ये आई थिंक सो मैंने डी पे बनाया हुआ है प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। ये देखिए बड़ी तस्वीर आ गई ना, ठीक है। अच्छा, अब ये इमेज लगा है, इसका मतलब क्या होगा? एज ए एसईओ एक्सपर्ट हमारा काम क्या है? मतलब हमने इमेजेस नहीं लगाने, फिर नहीं कह रहा, हमने इमेजेस के टैग भी नहीं लगाने कहीं पर। हमारे पास एक वेबसाइट आ रही है जो कि मुश्तमिल है टेक्स्ट के ऊपर और तस्वीरों के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उस वेबसाइट में इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है और उसकी एसईओ करनी है। अब इमेज की एसईओ है क्या, अब वो हम एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहली एसईओ क्या है? सबसे पहली एसईओ है इमेज का नाम। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस इमेज में मैं कीवर्ड फोकस करने जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? जैसे ये लिखा हुआ है ना फेविकॉन, फेविकॉन तो नहीं होना चाहिए ना इसका नाम, फेविकॉन तो ऊपर नाम होना चाहिए था। तो मैं काम करता हूँ Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब मैं इधर आता हूँ और इसका नाम कुछ और रख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर सपोज कर लेते हैं कि ये जो लोगो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनाब, ये फिलहाल हम सपोज कर लेते हैं कोई बैनर हो ये, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूज्ड कार सेल्स के लिए कोई है। तो इसका जो मेन कीवर्ड है ना यूज्ड जापानीज कार है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसका नाम कीवर्ड के ऊपर रखना चाहिए। पहला फैक्टर कि हमारी जो इमेज फाइल्स हैं उनके नाम कीवर्ड्स पे होने चाहिए। अच्छा, अब मैं इधर आया और मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूं। तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा? यूज्ड जापानीज कार्स। और अगर सपोज मैं कहूँ कि कीनिया के लिए मुझे सर्च करवाना है इसको, तो मैंने यहाँ पर आकर कीनिया भी लिख दिया। अच्छा, अब अभी ये मेरा कार है और ये तस्वीर होगी, बहुत सारी तस्वीरें भी हो सकती हैं, और इनमें से एक तस्वीर लोगो भी हो सकती है। ये सबसे ऊपर तो वेबसाइट पे लोगो ही आ रहा होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तस्वीर हमारे पास लोगो है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई इसका नाम अगर मैंने लगा दिया, अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे टारगेट कर दिया, तो ये लोगो पहले नजर आना शुरू हो जाएगा और मेरे जो मेन इमेज है वो शायद सेकेंडरी नजर आए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे क्या लगा देता हूँ? लोगो। और इसके बाद क्या करूंगा? इसके बाद ये करूंगा कि जहां पर मैंने गाड़ी लगाई होगी ना, वहां पर मैं क्या लिखूंगा? यूज जापानीज कार्स इन कीनिया। बस यहां तक। क्या हुआ? तो लाइट बंद करो, क्यों नहीं नजर आ रहा? लाइट की वजह से बंद करें, बंद करके देखते हैं ना क्या होता है। मैं कहा बंद करो लाइटें, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं वो वाली, वो भी बंद करो ना। अब कुछ फर्क पड़ा है? वो भी कर दो। हाँ चलाओ, देखो ये नहीं पता चलती है कि नहीं चला, कोशिश करो, अगर चल पड़े तो। मुझे नहीं लगता चलेगी, पहले कभी नहीं चली। अच्छा, अब हमने क्या किया जी? यूज जापानीज कार्स इन कीनिया। मुझे लाइट नजर आ रही है लेकिन आप लोगों को नहीं नजर आ रही होगी वो, है ना? मैं क्या वो एलईडी बल्ब यहाँ से मुझे तो नजर आ रहा है स्क्रीन में, आपकी स्क्रीन में नहीं आ रहा? अच्छा चलो ठीक है, गुड हो गया काम। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा कि हमने अपनी इमेज फाइल का नाम कीवर्ड पे रखना है। और अब हमें इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि ये इमेज है कि ये बटन है, क्या ये लोगो है? अगर ये बटन या लोगो होगा ना, तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये बटन है, ये लोगो है, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो टारगेट उसको मेन कीवर्ड के तौर पर करना शुरू हो जाए। और कोई भी बंदा मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे कोई बैनर लगाया हुआ है जो मेरी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है,
तो वो ना आए और उसकी जगह पे मेरा बटन नजर आना शुरू हो जाए ऊपर इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, लोगो। यानी पहला फैक्टर क्या है कि आपके इमेज का नाम कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए। ऐसे ही नाम ही रखने चाहिए, ABC XYZ फर्स्ट 001 इस तरह के नाम अपने इमेजेस के नहीं रखते। आमतौर पर डिवेलपर्स ऐसे ही नाम रख के लाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला टास्क ये वाला करना है। दूसरा टास्क क्या करना है, दूसरा टास्क ये करना है कि फाइल के नाम के दरमियान में स्पेसिस हैं तो रिमूव कर देनी है। मैंने रिमूव कर दी, क्योंकि अगर आपकी नाम में स्पेसिस होंगे तो ये 20% का कैरेक्टर एक्स्ट्रा जनरेट होगा, ठीक है। तो ये दो दो हो गए। तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर मैंने ये देखना है कि इमेज का साइज कितना बड़ा है। ऑलरेडी बड़ा छोटा कितना है जी, 12 किलोबाइट्स का है, बहुत छोटा है। गूगल जो है वो रिकमेंड करता है बिटवीन 100 टू 200 किलोबाइट्स। यानी कि अगर आपका इमेज है तो आप उसको 100 से 200 किलोबाइट्स में रखेंगे तो इसका रिकमेंडेड साइज है। हो सकता 200 किलोबाइट्स, यानी हो सकता है कि वो 200 आपका 700 किलोबाइट्स हो। यानी जब मेरे पास वेबसाइट हो वो एमबीज में तस्वीरें लगी हों या 800 किलोबाइट्स में लगी हों, और अगर एक तस्वीर 800 किलोबाइट्स में लगी हुई है तो अगर उसमें 50 तस्वीरें होंगी तो आप देख रहे हो ना कि मैं उसको अगर 800 को 100 किलोबाइट्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी सारी स्पेस उसकी कम हो जाएगी। यानी दूसरा फैक्टर, मैंने कहा ये दूसरा फैक्टर हो गया। उसके बाद फाइल फॉर्मेट, कि भाई कौन से फाइल फॉर्मेट्स हैं जिनको वो अच्छा समझता है, जेपीजी, पीएनजी। लेकिन आजकल जो एक नया फाइल फॉर्मेट है दैट इज वेब पी, ठीक है। एक नया फॉर्मेट है वेब पी। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, वेब पी को, ठीक है। अब ये फोटोशॉप के अंदर ऑप्शन नहीं आएगी कि सेव एज वेब पी, ठीक है। ना इलिस्ट्रेटर में ऑप्शन आ रही होगी कि सेव एज वेब पी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट जनरेशन फॉर्मेट है और ये स्पेशली डिजाइन हुआ है ब्राउजर्स के लिए, इंटरनेट ब्राउजर्स के लिए। जैसे हमारे पास एक पीएनजी फाइल होती है, मैं चाहूं तो उसे वर्ड में ऐड कर लूं, एक्सेल में ऐड कर लूं, चाहूं तो उसे वेबसाइट पे ले आऊं, चाहूं तो मैं उससे यूट्यूब थंबनेल बना लूं। मगर वेब पी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सपोर्ट नहीं करेगा, एक्सेल में भी सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ब्राउजर में सपोर्ट करेगा। इवन अगर आप वेब पी को यूट्यूब थंबनेल बनाओगे तो वहां पे भी सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि वो थंबनेल में जाकर उसको इमेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ब्राउजर उसको एक्सेप्ट करेगा और ये बहुत ब्राउजर फ्रेंडली इमेज फॉर्मेट है एक वेब पी, ठीक है। अब अगला मसला क्या है भाई, ये बनेगा कैसे। इंटरनेट इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास। देखें जी मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन। अब होगा क्या, आपके पास जो इमेज पहले से मौजूद होगा, या तो वो जो इमेज आपके पास पहले से मौजूद है या वो पीएनजी होगा या वो जेपीजी होगा या ये जिफ होगा, कोई भी है ना। तो आप उसका नाम लिखो जी, मैंने क्या लिख दिया, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर, ऑनलाइन जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर। तो हम यहां से इसको कन्वर्ट कर देंगे। डाउनलोड तो हो जाएंगे, यूज क्यों नहीं करेंगे, हो जाएंगे। नहीं हम तो अभी अब कर मेरे पास है, इस पे होगा, कोई बना होगा। क्या जी हमारा सोफा कारपेट वॉशिंग, मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पर किसी एक को मे बी वेब पिक किया हो। इसमें होगी कोई वेब पिक, देखें ये कौन सी है, वेब पी है, डाउनलोडेबल है। इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने वैसे सॉफ्टवेयर में कुछ किया होगा, मैं क्या उसमें उन्होंने डाउनलोडेबल इमेज बनाया नहीं होगा, ठीक है। कि डाउनलोड, लेकिन उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। अच्छा अब वापस आ जाए, कहाँ पर था मैं, यहाँ पे था, यहाँ पे था। ये आ गई थी एक वेबसाइट, कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। मैं जब यूज करूँ ये काम यूज करूँ, ये पहले वाली को यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। पिक्सेलेट जो वेबसाइट है ना, इस पे जाइए, ये आगे चूज जिसको भी आपने बनाना हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर से किसी को बना देता हूँ, यहाँ पर हैं तस्वीरें पड़ी हैं बहुत सारी,
955 किलोबाइट्स, ठीक है ना, अबाउट 1000 MB। एक है आपको इमेजेस को पहले, ये तो मैं बना रहा हूँ तो भी कंप्रेस कर रहा है और इमेज फॉर्मेट भी वो कर रहा है, ठीक है। एक ये कि आपके पास अगर बड़े इमेजेस हो और आप उसको पीएनजी या जेपीजी में ही रखना चाह रहे हो तो फिर आपको इमेज कंप्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये जैसे मैंने अभी इस टूल में आया हूँ, इसी तरह हमारे पास इमेज कंप्रेशन टूल्स भी हैं। कन्वर्ट करें पहले इसको, पहले ये करें फिर इमेज कंप्रेशन करते हैं। जी आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गया। साइज देखें कितना आया, 130 किलोबाइट्स। ये तकरीबन 200 किलोबाइट्स है ना, उसने इसके साइज को एकदम 130 किलोबाइट्स कर दिया, इनके का ज़्यादा साइज छोटा हो गया। ये हैं वो सारे फैक्टर्स जिससे हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा ये अभी हमने, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो रही थी, इमेजेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो रही थी। ये मैंने कीवर्ड लिखा, बेस्ट एमईबी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, इमेजेस में गए, पहली तस्वीर देखें आ गई ना इसकी, क्यों आई, इमेज ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कि हमने इस कीवर्ड के अगेंस्ट इस कैरेक्टर को रैंक किया हुआ है कि बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान। हाँ जो मैंने आपको आज जो बातें की आपसे, उसकी रोशनी में ये सारी बात आ गई है। इस तरीके से हमें, और ये जो लोग यूज कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक है कि इमेज वेबसाइट पे जाकर उनको अपलोड कर दो, ये सब पुराने फार्मूले हो चुके हैं। लेटेस्ट फार्मूले क्या है, गूगल के पास है, बस नॉर्मल तरीके इस्तेमाल करें जो गूगल के हैं। ये अभी हमने सिर्फ आउटर फैक्टर्स इस्तेमाल किए हैं। आप देखें अभी मैं टैग के अंदर कोई फैक्टर अभी नहीं लगाया, अभी सारे बाहर लगा रहा था फाइलों पे, ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स इमेज के। अब आए इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या चीज है जी, यहां तक तो मैंने अभी फाइल नेम ही लिखा है सिर्फ। इंटरनल फैक्टर और क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब आपका जो कीवर्ड है, आपने उसको यहां पर आकर आर्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट, ये अल्टरनेट, आर्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट, ये अल्टरनेट का एब्रीविएशन है। अब जब ये इमेज का टैग इंट्रोड्यूस हुआ था, जब एसईओ शुरू हुई थी ना, तो जब वेबसाइट्स बनी थी तो HTML आ गई थी, लेकिन जब HTML बनी थी उस वक्त एसईओ नहीं थी। तो जब वेबसाइट्स नई नई आई थी 90s में, तो बहुत कम वेबसाइट्स थी दुनिया में, बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी गांव में कम से लोग रह रहे होते हैं, तो उन्हें ढूंढना बहुत ही आसान होता है। इसी तरह वेबसाइट्स को ढूंढना भी बहुत आसान था, इसलिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था एसईओ का। एसईओ का कॉन्सेप्ट आया ही इस वक्त था जब वेबसाइट्स की तादाद बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये टैग पहले से मौजूद है सारे, तो ये इन्हीं टैग्स को गूगल ने इस्तेमाल किया एसईओ के लिए भी। लेकिन जब ये टैग डिफाइन हुए थे उस वक्त ये एसईओ के लिए नहीं बने थे, लेकिन बाद में यही यूज होने शुरू हो गए। सो ये जो आल्ट का एट्रीब्यूट है, इसके दो पर्पस है, एक HTML पर्पस है, तो अल्टरनेट कि भाई अगर आपका इमेज नहीं आएगा तो ये टेक्स्ट आएगा, ठीक है। ये HTML पर्पस है इसका, ये SEO पर्पस नहीं है। जबकि SEO पर्पस क्या है, SEO पर्पस ये है कि भाई अगर आपने अपनी तस्वीर को रैंक करवाना है तो गूगल के क्राउलर को क्या पता कि आपकी तस्वीर क्या है। अगर हम ये समझें कि इमेज के ग्राफिक्स अच्छे हैं, इमेज को शूट करने के लिए हमने बड़े अच्छे कैमरे से शूट किया हुआ, उसकी रेजोल्यूशन बड़ी शानदार है, तो इस वजह से हम इमेज को SEO करवा रहे हैं। नहीं, इमेज की SEO इसलिए हो रही है कि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और गूगल ये कह रहा है कि मुझे तस्वीर नहीं, मुझे अल्टरनेट टेक्स्ट बताओ, कि जिस टेक्स्ट के अगेंस्ट आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करा है, वो वाला टेक्स्ट कौन सा है। जी मैंने यहां पर आया, यहां पर आकर मैंने लिखा जी आल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई मेरा है ऊपर प्रोफेशनल किचन लिखा हुआ है, चलो हम ये कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं कहता हूँ भाई ये था मेरा कीवर्ड, ये मैंने उसी रेफरेंस से कर लिया भाई, इसका नाम ये है। तो मैंने कहा ये था, इसको जरा नीचे वाली लाइन में करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट आ गया। अब ये वाली लाइन जो है, वेब डेवलपर जब वेबसाइट बनाते हैं तो ये खाली होता है, आर्ट बिल्कुल ब्लैंक होता है, आर्ट यहाँ लगा ही नहीं होता, यहाँ लगा हो तो खाली अंदर से पड़ा होता है।
जब हमारे पास वेबसाइट एसईओ के लिए आएगी तो हम सबसे पहले तमाम इमेजेस के आर्ट्स फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इनके अल्टरनेटिव टेक्स्ट हैं कि नहीं है और रेलिवेंट हैं कि नहीं है, फाइलों के नाम क्या रखे हुए हैं, फाइलों के नाम रेलिवेंट हैं कि नहीं है, फाइलों के साइजेस क्या हैं, फाइलों के साइज में इश्यूज तो नहीं है, ये सब चीजें हम देखेंगे। सो आपकी वेबसाइट ने इससे ऑप्टिमाइज होना है और आर्ट के अंदर गूगल हमें अलाउ करता है 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कीवर्ड और प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड दोनों बता सकते हैं, मेन कीवर्ड भी बता सकते हैं और सेकेंडरी। अब आगे एक और फैक्टर, टाइटल। इस फैक्टर को बहुत कम लोग यूज करते हैं और अगर आपको जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई थी, माउस रखें इसके ऊपर, इसकी वेबसाइट पर आ जाए। खोल दो भाई, ये ऊपर नाम लिखा हुआ आ गया। ये वाला फैक्टर बहुत कम यूज कर रहे होते हैं। बेस्ट एमवीपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, क्या किया हमने, कीवर्ड यहां पर भी लिया है। अब हमने क्या किया हुआ है, इसका साइज भी छोटा किया हुआ है, इसकी फाइल का नाम भी यही रखा हुआ है, इसका आर्ट भी लगाया हुआ है, इसका टाइटल भी लिखा हुआ है, इसको कॉम्प्रेस भी किया हुआ है। तो इतने सारे जब हमने इसमें फैक्टर्स अप्लाई कर दिए तो कोई भी हमें बीट नहीं कर पा रहा। इस वजह से इस कीवर्ड के अगेंस्ट हम लोग नजर आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें और भी जो तस्वीरें हैं उन सबको ऑप्टिमाइज कर देना इसी तरीके से, ताकि जब कोई बंदा गूगल में आएगा तो वो हमारे ये वाले कीवर्ड्स वहाँ पे गूगल इमेजेस पे भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो एक फैक्टर ये भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आकर हमने टाइटल में भी यही लिख दिया। अब ये वाला जो टेक्स्ट है ना, अल्टरनेट का टेक्स्ट, ये नहीं आपको नजर आ रहा, अल्टरनेट आपको नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा भाई, इसलिए नहीं नजर आ रहा, ये तब नजर आएगा जब ये तस्वीर नजर नहीं आएगी। ये विजिटर्स के लिए। लेकिन क्राउलर के लिए क्या चीज है, वो जो अल्टरनेट का टेक्स्ट है वो यहां दिखाने के लिए हमने लिखा ही नहीं है। वो हमने किसको दिया है कि जब क्राउलर ने इस वेबसाइट को क्राउल करना है, तो जब उसने इस इमेज को देखना है आकर, तो उसने इसकी तस्वीर को कुछ नहीं देखना, उसने देखना है कि इस तस्वीर के कोड में एक्चुअली आपकी जो वेबसाइट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कहां से हो रही होती है, वो सारी की सारी सोर्स कोड से रैंक हो रही होती है। यानी क्राउलर को सोर्स कोड चाहिए, क्राउलर को फ्रंट एंड नहीं चाहिए आपकी वेबसाइट का, क्राउलर को बैक एंड चाहिए, और बैक एंड के ऊपर जो कोडिंग है उसके थ्रू आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। अच्छा, उसके बाद एक फैक्टर और भी अभी डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का नहीं है इतना ज्यादा, मगर वो वेबसाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, और वो है इमेज की डायमेंशंस। इमेज का साइज क्या है, मतलब एक वेबसाइट है, उसके अंदर कोई 10 इमेजेस हैं, तो जब वेबसाइट लोड होती है तो होता क्या है, एक एक करके सारे इमेज लोड होते हैं। तो जब पहला इमेज लोड होता है वो तो हो जाता है फुल साइज में, जो भी उसका साइज होता है। लेकिन जब दूसरा इमेज आने लगता है तो फिर वो क्राउलर देखता है, कहता है भाई ये क्या हुआ, तो और इमेज आ गया तो साइज तो बड़ा था, तो वो ऑटो एडजस्ट करता है उसको। और फिर ये वाली प्रैक्टिस वो उस वक्त तक जारी रखता है जब तक सारे इमेजेस आपकी वेबसाइट के लोड नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, स्पीड बढ़ गई ना वेबसाइट के लोड होने की, भाई एडजस्ट करने लगा। जैसे आप लोग कुर्सियां ला रहे हैं, कोई आगे रख रहा है कोई पीछे रख रहा है, ड्यूरिंग दी क्लास एक तरीका ये कि कुर्सियां पहले से ही रखी हो, प्रॉपर्ली मैनेज करके रखी हो। इसलिए हमें इस चीज को भी मैनेज करना है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कम हो। हमें वेबसाइट की क्या स्पीड चाहिए, 2.5 सेकेंड्स, इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए वेबसाइट के लोड होने में। और वेबसाइट की स्पीड 2.5 सेकेंड्स का मतलब ये होता है कि ये वाला हिस्सा सिर्फ 2.5 सेकेंड, यानी कि जितने हिस्से ने यहां पे आना है, इसके नीचे क्या हो रहा है उसको गूगल से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि विजिटर ने सबसे पहले इसको बोलना है। ये वो है जिसको हम फोल्ड करते हैं, इस स्क्रीन को फोल्ड करते हैं ना, इस स्क्रीन को हम फोल्ड करते हैं। मेरा इधर चीज आपको बताता हूं,
यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन होगी, वो देखें। इसे बोलते होते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। इसको, ये जो अबव द, यानी ये वेबसाइट खुली, इतनी आपने पढ़ ली, उसके बाद आपने यूं किया, तो आपने इसको अनफोल्ड किया और आप यूं करते जा रहे हो, वेबसाइट को पढ़ रहे हैं, आप इसे अनफोल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो पहली स्क्रीन है, इसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। ये वाला मैसेज आपको आपके व्हाट्सएप पे भी नजर आता है। आपको जब किसी की तरफ से कोई मैसेज आता है 3 लाइनों का, नहीं होता वो 20 लाइनों का होता है, लेकिन आपको नजर 3-4 आ रही होती है, फिर क्या होता है, शो मोर। शो मोर के बटन को दबाते हो तो पूरा मैसेज नजर आ जाता है, ये जितनी स्क्रीन होती है फिर नजर आती है। अगर बहुत लंबा मैसेज हो फिर नीचे शो मोर बना होता है, फिर शो मोर करते हो फिर हो रहा है। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा मैसेज हो तो बार बार आपको शो मोर करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। आप किसी की फेसबुक पेज पे पोस्ट देखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन पे भी शो मोर होता है। आप किसी की यूट्यूब वीडियो देखते हैं, उसकी वीडियो पे भी शो मोर होता है, तो वो सब क्या कहलाता है, अबव द फोल्ड कंटेंट। अब वेबसाइट की स्पीड अबव द फोल्ड कंटेंट से कैलकुलेट होती है। इसके नीचे कितनी हैवी चीजें हैं, भारी चीजें हैं, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है भाई। ये अगर 2.5 सेकंड में लोड हो गया तो इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट फास्ट है। और अगर इसने ज्यादा टाइम ले लिया तो गूगल ने आपको इधर से रैंकिंग करनी है कि आपकी वेबसाइट फास्ट है कि स्लो है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अबव। ये तस्वीर भी मोबाइल की मैंने बनाई है इसीलिए कि देख लें आप, इसको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। ये देखें, वो ये कह रहा है कि भाई वेबसाइट तो ये भी है, ये वाला पार्ट भी आपकी वेबसाइट पे मौजूद है। इसको हम और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको टेक्निकल एसईओ वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना आखिर में, उसमें हम इसको फिर देखेंगे। चलो ये थी हमारे पास इमेज एसईओ। ये अगली चीज़ क्या थी जो मैं बता रहा था, वो क्या थी, विड्थ और हाइट। अब जब हम वेबसाइट्स को देखते हैं तो आप देखें एक वेबसाइट है जिसमें वो गैलरी व्यू होता है। तो गैलरी व्यू में क्या होता है, वो ब्लॉक्स बने होते हैं एक साइज के, और उसके ऊपर तस्वीरें होती हैं। अब आपके पास जो प्रोडक्ट है शोकेस करने के लिए, वो सब प्रोडक्ट एक जैसी तो नहीं ना। जैसे मिसाल के तौर पर आप पेन बेच रहे हो तो पेन की तो हाइट बहुत लंबी है, उसके बाद आप कोई किताब बेच रहे हो वो डिफरेंट साइज का होगा, फिर आप माउस बेच रहे हो वो अलग साइज में आ रहा है, कीबोर्ड बेच रहे हो वो तो है ही लंबा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जब हम इन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बड़ी ज़्यादा, एक जैसे साइज नहीं आएंगे। तो अगर हम विड्थ और हाइट को मैनेज करेंगे तो भाई इसको अगर मैं स्क्वायर शेप में लेकर जाऊंगा तो किसी को ये माउस लग ही नहीं रहा होगा, है ना, और ऐसे लगेगा जैसे इसने आपकी तस्वीर को किसी ने कंप्रेस कर दिया। सो गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि भाई अगर आपको ये डाउट है कि आपकी तस्वीर, पहली बात है कि विड्थ हाइट बता दी तो गूगल को समझ में आ गया कि आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर 10 इमेजेस हैं और उनके इतने इतने साइज हैं, क्रॉलर पहले से मैनेज करके आएगा, स्पीड आपकी कम नहीं होगी, वेबसाइट की स्लो नहीं होगी। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि आपके इमेजेस कुछ कंप्रेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर गूगल कहता है आप यूज करें, आप दोनों एट्रीब्यूट यहाँ यूज करें, आप सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज करें, चाहे तो हाइट का चाहे तो विड्थ का, क्योंकि जब आप एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। क्योंकि एक तो आपने कहा ना कि जैसे मैंने से कहते विड्थ इसकी इतनी कर दो तो हाइट तो वही रहेगी जो इमेज की है, तो अब आपका मसला नहीं होगा, तो गूगल को आपका साइज समझ में आ जाएगा। इससे भी आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ अगर हम चाहें तो अपनी विड्थ और हाइट बता सकते हैं, विड्थ इक्वल टू हाइट इक्वल टू, ये है जो हमने सारी पढ़ी है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आपको इमेज को वेब पी नहीं करना, सिर्फ इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ के मैं लिखता हूँ ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजिला आ गया, जब तक वो वेब पी नहीं था तो मैं उस वक्त यही यूज करता होता था, ऑप्टिमाइजिला यूज करता होता, ठीक है। ये क्या करेगा, उसी फॉर्मेट को कंप्रेस कर देगा, इसको भी करके देखें। आगे जी यहां पर क्या कहता है, अपलोड करें फाइल 1.9 MB। ये कंप्रेशन का है, ये इमेज को कंप्रेस करने लगा होगा, देखें क्या हुआ, माइनस अबाउट 70% उसने इसको कंप्रेस कर दिया, यानी ये पहले 1.2 MB की थी,
उसको डाउनलोड करें, मैं वहां से भी कर सकता था, मैंने डाउनलोड ऑल कर दिया। यही है। कितने साइज हो गया इसका? 383। अभी मैंने कोई टूल नहीं खोला, मैंने कहा कोई ग्राफिक टूल नहीं खोला, ये डायरेक्ट किया बेस को ऑप्टिमाइज कर लिया। इतने बड़े इमेजेस तो होंगे भी नहीं ना, ये तो एमबी से भी ऊपर था, तो उसने इसको 300 कर दिया। तो जो छोटा होगा तो वो इससे भी ज्यादा रिड्यूस कर देगा, तो इससे साइजेस छोटे हो गए। अब आपको ये पता लग रहा होगा कि ये जब हम काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट आएगी तो मुझे बहुत सारे इमेजेस को डाउनलोड करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा और फिर अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए हमें उनकी वेबसाइट की होस्टिंग का एक्सेस चाहिए होता है, जिसकी इमेज मैनेजमेंट करनी होगी। क्योंकि इमेज मैनेजमेंट ऐसे तो नहीं हो सकती ना, डायरेक्ट इमेज मैनेजमेंट नहीं हो सकती वेबसाइट के अंदर। मुझे उनका सी पैनल भी चाहिए होगा, मुझे उनका होस्टिंग अकाउंट भी चाहिए होगा, फिर हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। ये वाली वेबसाइट जो थी ना, वो जो मैंने आपको पहले दिखाई है एमईपी कंसल्टेंट्स वाली, वो वाली वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट थी। तो फिर उनसे मैंने सी पैनल का एक्सेस लिया हुआ था, तो जहां पर उनकी वर्डप्रेस के इमेजेस पड़े हुए थे उनको खुद से डाउनलोड करके मैनेज किया था, रीनेम कराया था, उनके नाम चेंज किए थे। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन चीजों का पता होगा तो आप कर पाएंगे ना, नहीं पता होगा फिर नहीं आप कर पाएंगे। क्योंकि वर्डप्रेस की फाइल में तो वो इमेजेस सारे के सारे लाइब्रेरी में पड़े होते हैं, फिर उनको पहले मैनेज करना है। अब इसका एक तरीका क्या है कि उधर से डिलीट करें, अपलोड करें, रिप्लेस करें। जहां पर पीछे फोल्डर है ना, हम फोल्डर में एक्सेस ले लें, वहां पर सारे इमेजेस मुझे नजर आ रहे हैं, उनके एक एक इमेज को वहीं से पकड़ के डाउनलोड करूंगा, उसे कंप्रेस करके फिर दोबारा से अपलोड कर दूंगा, नाम भी चेंज कर दूंगा। अब इवन तो देखें, इनकी एक पोस्ट लगाई थी सिर्फ हमने, सिर्फ एक पोस्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो वो पोस्ट भी इन्हीं की आ गई है। देख रहे हैं, तीसरे नंबर पर इनकी पोस्ट भी इन्हीं की आ रही है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जिसके ऊपर हम स्केड्यूल करके ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे तो वो कंपटीटर्स के मुकाबले में वो जगहों पे रैंक करेगा। इनकी ये भी आ सकती है नजर, इनकी इंस्टाग्राम भी नजर आ सकती है, इनका ट्विटर की भी तस्वीरें नजर आएंगी अगर ऑप्टिमाइज हुई होंगी। और यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखो तो सोशल मीडिया में जाकर तो मैंने आर्ट भी नहीं यूज किया होगा, नहीं किया होगा भाई, वहां पर तो इमेज अपलोड किया हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर कैप्शंस का बहुत रोल है इमेज ऑप्टिमाइज करने में, कि आप जिन कीवर्ड्स को लेकर चल रहे हो आपको किसी ना किसी तरह उन कीवर्ड्स की कैप्शंस को इस्तेमाल करना है, उससे वो रैंक होते हैं। और कैसे रैंक होते हैं? जो सोशल मीडिया के बताए हुए स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई इस साइज की पोस्ट होनी चाहिए, उसके बाद हमारे कीवर्ड्स हैं, तो फिर आपका सोशल मीडिया भी रैंक हो जाता है। अच्छा, अब अगला फैक्टर क्या है जी हमारे पास? मैंने कहा था दो चार चीजें हैं हमारे पास बस। अगला फैक्टर एक और है आखिरी, और उसके बाद अगली क्लास में हम डायरेक्ट HTML वेबसाइट की एक एडिट करेंगे ताकि उसमें आप काम शुरू करो और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च से काम। ठीक है, अगला फैक्टर है हमारे पास हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स का भी बहुत सारा रोल है। हाइपरलिंक्स को आप यूं कह लो कि जो हाइपरलिंक्स होते हैं ये आप जैसे हमारी रियल लाइफ में सोशल सिग्नल्स होते हैं कि भाई एक बंदा जो है वो बहुत सोशल है और एक बंदा जो है वो बिल्कुल ही सोशल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एक के लिंक्स कम है और एक के लिंक्स बहुत सारे हैं, और जिसके लिंक ज्यादा है उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। हम यही कह रहे हैं कि जिस वेबसाइट के ऊपर सोशल इंगेजमेंट होगी, अब सोशल को इंगेजमेंट का भी ये ना समझिएगा कि अभी फिलहाल मैं फेसबुक वगैरह की बात कर रहा हूँ। इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि आपकी इंटरकनेक्टिविटी है दूसरों के साथ, तो उस वेबसाइट का इंप्रेशन भी गूगल के नजदीक अच्छा है। यानी जिन लोगों के हाइपर लिंक्स बने हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी एक आम वेबसाइट में 100 लिंक्स हो। हाइपर लिंक्स दो तरह के होंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। सिंपल सी बात है, अभी वेबसाइट के अंदर लिंकिंग है वो इंटरनल है, और वेबसाइट से बाहर लिंकिंग है वो एक्सटर्नल है। यानी आपके फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लगी है, उस पोस्ट पर आपने वेबसाइट का लिंक दिया, किसी ने क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे आ गया, तो ये एक्सटर्नल हाइपरलिंक है। आपके पेज के ऊपर भाई आपने अब क्या किया हुआ, अपना वेबसाइट बनाई हुई है। अब वेबसाइट का कंटेंट तो बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट भी नहीं आप करते, लेकिन अपने पेज के ऊपर आप स्केड्यूल्ड एक दिन में 4 पोस्ट लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके फेसबुक पेज पे तो बहुत ज्यादा रियल टाइम एंगेजमेंट होने लगी हुई है। अब हमने क्या किया कि अपने कीवर्ड के ऊपर एक हाइपर लिंक बना दिया जो विजिटर को कहाँ ले जाता है, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। तो इधर से भी हम ऑर्गेनिकली ग्रो होने लगे हुए हैं, ये भी
ये भी एक्सटर्नल लिंक है। एक लिंक क्या है कि मेरी वेबसाइट पर एक होम पेज है, एक अबाउट अस है, एक सर्विसेज है, एक प्रोडक्ट्स है। मैं प्रोडक्ट के पेज से कोई बंदा कुछ पढ़ रहा है, मैं उसको होम पेज पे लाता हूँ। सर्विसेज के पेज पे कोई बंदा है, मैं उसको ला, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरनल लिंकिंग कर रहा हूँ। ये भी हाइपर लिंक्स है। सो हमें दोनों तरह के लिंक्स बनाने हैं, इंटरनल लिंक्स भी और एक्सटर्नल लिंक्स भी। आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा पेज नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई लिंक ना हो, वो आइसोलेटेड पेज होगा, ठीक है, ये एक बैड फैक्टर होगा। आपकी हर वेबसाइट पे लिंक्स होने चाहिए और बोथ वे लिंक्स होने चाहिए, यानी आपके आपके पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो और दूसरे पेज से आपके पेज पे ट्रैफिक आ रही है। सो ये हाइपर लिंक्स बनाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ मेरे पास ये वेबसाइट आई और इसमें लिंक्स नहीं बने हुए, सपोज करते हैं ये वाली देख लेते हैं, ये। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिंक्स बनाऊंगा, और लिंक्स कहाँ पे बनाऊंगा, एक तो ऑर्गेनिक तरीके से बनाऊंगा कि कोई बंदा रीड कर रहा हो तो उस लिंक से उसको लगेगा मुझे कुछ मजीद देखना है, तो लिंक पे क्लिक करे तो मूव कर दे। दूसरा ये है कि मैं लिंक्स अपने कीवर्ड टारगेटेड लिंक्स बनाऊंगा, यानी कि मैं हाइपर लिंक्स भी अपने कीवर्ड्स के ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी ये करना चाहता हूँ, यहाँ से क्लिक प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है, इससे मैं दो तरह के लिंक्स बना सकता हूँ। अगर मैंने इंटरनल लिंक्स बनाना हो सकता है कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के हवाले से मेरा एक कमर्शियल ओवंस का पेज है जिसके ऊपर मैंने सिर्फ कमर्शियल ओवंस रखे हुए हैं, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो उस पेज पर चला जाए। या हो सकता है कि मैं इसे लिंक्डइन पे लाना चाहता हूँ, या मैं इसे फेसबुक पे लाना चाहता हूँ, तो मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ उससे। इस मकसद के लिए मैं क्या करूंगा, हाइपर लिंक बनाऊंगा। जी कैसे बनाएंगे हाइपरलिंक बनाने का, क्या तरीका है, इसी एग्जांपल में हम कर लेते हैं। ये वाली जहाँ पे है जी, यहाँ टेक्स्ट लिखा था ना हमने, वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, चलिए इसको लगा दूँ हाइपरलिंक, इसी को लगा देते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी लगा हुआ है, जो पिछली क्लास में देखा था, ए स्पेस। अब हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग होगा, ए का टैग होगा, एंकर का टैग, एच रेफ इक्वल्स टू, जहां पर लेकर जाना चाहते हो यहां पर वो वाला यूआरएल लगा देना, ठीक है। मैंने फिलहाल क्या लगा दिया, हैश। हैश का क्या मतलब है, हैश का ये मतलब है कि भाई ये मैं लगा रहा हूँ, इसको मैं हाइपरलिंक बना रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है नहीं है मूव करने के लिए जगह। क्या लिखा गया वहाँ पे, अच्छा जी गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, एच फिर नहीं आया यार, अब आ गया जी। अब क्या हो गया, एच रफ। अब डबल कोटेशन में क्या आएगा, यूआरएल आएगा जहां पर आप जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें कोडिंग में हमारे पास कोई स्पेस ना हो तो हम हैश भी लगा सकते हैं। अब एसईओ क्या कहता है इसके मतलब, एसईओ क्या कहती है कि हैश लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। हाँ आप एक वेबसाइट बना रहे हो, अभी वो बनने के फेज में है, तो फिर तो आप लगा दें। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट को डेवलप कर चुके हैं तो यूजर तो उस पर क्लिक कर रहा है ना फॉलो करने के लिए, तो जब वो क्लिक करता है तो वो उसी जगह पर ही रहता है, आगे कहीं जाता ही नहीं है। सो गूगल इसको पसंद नहीं करता एसईओ के हवाले से। तो वो कहता है भाई आपने जो भी लिंक्स बनाने हो वो यूआरएल बेस्ड होने चाहिए, हैश ना हो। हैश तो सर समझाने के लिए मैंने कहा कि भाई क्लिक यूआरएल बन जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। सो हमें हैश टैग्स को लाइव वेबसाइट पे नहीं लगाना चाहिए, यानी कि हैश लिंक्स को नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली क्या लगाना है हमने यहाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लगा दूंगा, सही है, मैं कहता इस जगह पे ले जाओ, लग गया। अच्छा ये लिंक लग गया। अब इसका एक एट्रीब्यूट हो रहा है, बल्कि दो एट्रीब्यूट है जो हमें समझने हैं, एक है टारगेट और एक है टाइटल। टाइटल को यहाँ पर भी बहुत कम लोग यूज करते हैं। और टारगेट का क्या मतलब है, टारगेट का मतलब है कि जब आप की वेबसाइट खुलेगी, कोई बंदा लिंक पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, उसी पेज के ऊपर लिंक खुलेगा कि नए पेज पे लिंक खुलेगा, ठीक है। कुछ दिन पहले हम बात करने लगे हुए थे ना कि भाई लोगों को आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा मेरी वेबसाइट पर आया और होम पेज पर आया, आते ही उसने लिंक पे क्लिक किया तो मेरी साइट से तो चला गया, हालांकि इंगेज वो मुझसे ही रहा है, लेकिन एक मेन पेज के ऊपर इंगेजमेंट हमारी कम हो गई और दूसरे पेज पर हमारी इंगेजमेंट बढ़ गई। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं भाई हम इसको जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट से लिंक पे क्लिक करे तो जिस पेज पर आए वो बंद ना हो, वो खुला ही रहे। बाउंस रेट की जो बात की थी हम लोगों ने,
बाई डिफॉल्ट का जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट का होता है। टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, क्या मतलब हुआ, ब्लैंक पेज, न्यू पेज। और अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा तो एक एंकर का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो पेरेंट ही होता है, यानी इस पे क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे खुलेगा, न्यू पे नहीं खुलेगा। अगर आपको न्यू पे लेकर जाना है तो फिर आपको क्या करना है, साथ ब्लैंक लगाना है। और इसका अगला एट्रीब्यूट है, कौन सा है जी, ये वही है सेम। मैं कहा सेम इसका वही बिहेवियर है जो IMG के अंदर था कि जब आप अपने हाइपरलिंक पर माउस रखेंगे तो फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर मैंने हाइपरलिंक का नाम भी कीवर्ड पे यूज कर लिया, मैंने टाइटल में भी कीवर्ड यूज कर लिया, तो अब हमारे पास एक और जगह मिल गई जहां से हम इसको रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर भी मैंने लिख दिया सपोज कर लिया, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब हाइपरलिंक्स जो होते हैं, हाइपरलिंक्स जो होते हैं हम उन्हें एक्टिव कैसे करते हैं, हाइपरलिंक तक लोग पहुंचते कैसे हैं? मिसाल के तौर पर आपकी जो वेबसाइट की मेन्यू बार है, क्या वो भी हाइपरलिंक होती है कि नहीं होती है? होम का बटन, अबाउट अस का बटन, कॉन्टैक्ट अस का बटन हाइपरलिंक ही होता है ना भाई, उस पर क्लिक करते हो तो कहीं चले जाते हो, तो क्या मतलब वो हाइपरलिंक ही है। तो अब हम लोग इसी पे कहेंगे भाई जो बटन्स हैं वो हमारे बेसिकली क्लिकेबल टेक्स्ट है, लेकिन क्लिकेबल टेक्स्ट है, सिर्फ क्लिकेबल टेक्स्ट। होम का बटन दबाने से आप किसी URL पे जाते हैं, अबाउट अस का बटन दबाने से आप किसी URL पे जाते हैं, वो URL हमने दे दिया, रह के गया पीछे क्लिकेबल टेक्स्ट, तो वो आपने बाहर लिखना है। मैंने लिखा हुआ है बाहर, क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो टेक्स्ट है ना ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। अब हमें और क्या देखना है यहाँ पे, इस यहाँ हमें एक चीज और भी देखनी है, हम साथ साथ SEO को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि ये जब मैं SEO करवाऊंगा, पेज पे SEO करूंगा तो यही काम करूंगा जो अभी मैंने आपको इमेज का बताया है, पॉइंट्स बताए हैं ना सारे, ये पॉइंट्स हैं, यही करना है मैंने। इसी तरह जो हाइपरलिंक में करना है वो यही करना है जो मैंने पॉइंट बताया। अब एक क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स होती है उनमें जगह जगह क्या लिखा होता है, क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर होता है ना, ये भी SEO के अगेंस्ट है। कहता है भाई आपका क्लिकेबल टेक्स्ट कोई ऐसा मैसेज होना चाहिए जिससे आपकी रैंकिंग में इजाफा हो। तो क्लिक हियर से क्या होगा, हाँ कोई एक दो दफा क्लिक हियर लिख दिया फाइन, लेकिन अगर आप हर हाइपरलिंक को क्लिक हियर बनाओगे तो SEO के स्कोर में आपको पकड़ेगा कि भाई इन हाइपरलिंक्स को इंप्रूव करें। यहाँ पर क्लिक हियर नहीं, यहाँ कॉल नाउ, जब एक कॉल नाउ आ गया इज फाइन, लेकिन आपके क्लिकेबल टेक्स्ट भी मैसेज होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए, ठीक है। तो कहता है आपके क्लिकेबल टेक्स्ट कैसे होना चाहिए। 100 लिंक्स मैंने कहा था, वो कहता है हो क्लोज हो गया। कौन सी फाइल है जी, फर्स्ट वाली फाइल है हमारी, ये वो देखिए ऊपर नाम आ गया प्रोफेशनल किचन। ये काम हमने करना है जब हम किसी वेबसाइट को देखेंगे, जैसे मैंने अभी कहा इमेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके ऊपर हाइपरलिंक्स भी मौजूद हैं या नहीं है। और अगर हाइपरलिंक्स नहीं होंगे तो मैं क्रिएट करूंगा, लेकिन हाइपरलिंक्स मैंने ऐसे क्रिएट नहीं करने जैसे विकीपीडिया की वेबसाइट है। विकीपीडिया की वेबसाइट 100% हाइपरलिंक्स ही होते हैं, बहुत ही एक दो वर्ड्स ही होते हैं जो वैसे लिखे होते हैं, बाकी पूरी की पूरी वेबसाइट ही हाइपरलिंक है। सो ऐसा ना लग रहा हो कि जोर जबरदस्ती हम लोगों ने हाइपरलिंक्स लगाए हैं, ऐसा फीलिंग नहीं आनी चाहिए। पर्पसली आपने हाइपरलिंक लगानी है और वो रिकमेंड करता है कि 100 हाइपरलिंक्स होने चाहिए। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा यूज करेंगे तो SEO ऑडिट में बताएगा, और अगर आप कम यूज करेंगे तो फिर SEO ऑडिट में बताएगा। और अगर आपने क्लिकेबल टेक्स्ट गलत लिखे होंगे तो भी SEO ऑडिट में आपको बता रहा होगा कि आपके क्लिकेबल टेक्स्ट ठीक नहीं है, ठीक है। ये थी, इतने से टैग्स हैं बस जिनकी हमें जरूरत है। यानी अगर मेरे पास कोई कोडिंग की वेबसाइट आती है तो उसको भी मैं ऐसे ही देखता हूँ, और अगर मेरे पास कोई CMS की वेबसाइट आती है तो उसके अंदर भी मैं इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करता हूँ। और जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसके अंदर भी 2 व्यू भी होते हैं, एक कोडिंग वाला व्यू भी होता है और एक ग्राफिक व्यू भी होता है। उसके जब मैं कोडिंग के व्यू में जाऊँगा तो उसमें भी मुझे टैग्स नजर आएंगे, मैं वहाँ से भी कोडिंग को मैनेज कर सकता हूँ। यानी रिजल्ट क्या निकला, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डायरेक्टली एक वेबसाइट को, मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा और उस वेबसाइट को हम डायरेक्ट एडिट करेंगे। यानी एडिट क्या करेंगे कि भाई इस वेबसाइट को मैं कहूँगा अपनी बना लो, ठीक है। बल्कि मैं आपको दूंगा ये वाली वेबसाइट, बल्कि आज ही मैं आपसे शेयर कर दूंगा और फिर डिस्कस हम इसको बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे।
यहाँ है जरा, ये छोटी वेबसाइट एक निकाल दिया मैंने कहा ये दे देंगे आपको। देखने कितनी बड़ी वेबसाइट है। अभी इसके अंदर वो भी मौजूद है, मैं क्या इसके अंदर अभी वो ये वाली फाइल मौजूद है। अब देखेंगे कितनी है, 7 MB की है अबाउट। तो इसके इंडेक्स फाइल को खोलो, सिर्फ 7 MB की फाइल वेबसाइट है ये पूरी। मैं वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये वेबसाइट मैं आपको दूंगा। अब हम करेंगे क्या कि इस पूरी वेबसाइट को हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है। अपनी वेबसाइट बनाने का क्या मतलब है भाई, लोगो भी चेंज करेंगे, ये अगला लेक्चर में आपको दूंगा। अब डायरेक्ट हम इंटरेक्ट करेंगे वेबसाइट में, ठीक है। इसके ये वाले जो है स्लाइडर्स भी चेंज कर लेंगे भाई। इसके अंदर से 2 तस्वीरें आपको चेंज करनी है आगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी तस्वीरें चेंज कर लोगे। थोड़ा सा कंटेंट चेंज करेंगे। असल में करना क्या, अगले लेक्चर में भी हमने यही करना है कि वेबसाइट को मैनेज करना है। उसके बाद जब मैंने कीवर्ड रिसर्च करवानी है, फिर आपने जो वेबसाइट आपने खुद बनाई होगी ना, उसके ऊपर आपने एसईओ इंप्लीमेंट करनी शुरू कर देना, सही। लेकिन अगर आप वेबसाइट नहीं बनाई होगी तो आप मुझसे आकर यही क्वेश्चन करेंगे, आपके जहन में यही क्वेश्चन रहेगा कि इसको करें क्या, क्योंकि जब कोई चीज होगी तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे ना। जाकर इसलिए मैं ये वेबसाइट देता होता हूँ कि भाई आप इसको इंप्लीमेंट कर सकें। कौन सा ग्रुप है आप लोगों का? अभी कर देते हैं। मेरा ख्याल है मैंने नया ग्रुप बनाया था, उसमें कौन कौन लोग हैं ये मौजूद हैं सारे, वो जो आप लोग, आप भी हो मेरा ख्याल है ना। आप भी को आपको मैंने खुद कर लिया था ऐड। आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, ओके। इसका मतलब है वो नेम ऐप शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग थे। कौन सा? नहीं, उसमें मैंने दिसंबर कुछ लिखा होगा, ये नहीं, ये है, ये भी नहीं है, ये आपका जनवरी वाला है। अच्छा ये वाला है, हाँ बिल्कुल यही वाला है जी। आपको मैं वैसे सेंड कर दूंगा डॉक्यूमेंट। ये अब इसके लिए आपको चाहिए होगा विनजिप, और मैंने कहा था ना 7-zip इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो फ्री है। 7-zip इंस्टॉल कर लोगे तो वो कोई ऐसा नहीं है क्रैक श्रैक या उसके सीरियल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। आपका भी यहाँ पे मेरा करीबी आ रहा होगा, अभी मैंने आपसे डाटा शेयर किया है ना। ये तो हो गया तुझे। ये है ना, नहीं अभी नहीं आएगी, तो टाइम, उस बेचारे को टाइम दो यार। अभी नहीं हुई, हो रही है। मैं क्या अभी हो रही है ना, एकदम तो नहीं होगी ना, टाइम तो लगेगा ना। अब गई है, ठीक है। अब इसको देखिएगा, फिर अगली क्लास में हम करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने ये इंटरनेट पे जिनके पास 7-zip नहीं है, डाउनलोड 7-zip, और इसको जाकर आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसको डबल क्लिक, विंडो 7 है ना, विंडो 10 के अंदर बिल्ट इन एक्सट्रैक्टर होता है, लेकिन वो एक्सट्रैक्टर काम सिर्फ उन्हीं पे कर रहा होता है जो आप खोल रहे होते हो, बाकी की चीजों को वो बंद ही रखता है। तो इसलिए अगर आप उसे खोलोगे तो जिस फाइल को चलाओगे वो तो चल पड़ेगी, बाकी की फाइलें नहीं चलेगी तो आपकी वेबसाइट ही नहीं खुलेगी। तो आप इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है। और 7-zip को ये देखें, मैंने लिखा है ना डाउनलोड 7-zip, आ गया ऊपर। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, छोटा सा एप्लीकेशन है, इसने फटाफट इंस्टॉल हो जाना। उसके बाद डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो पूरी वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर उसकी एसईओ हम करेंगे। जी वो क्या था, ये कह रहे हो जी, ये इसलिए लिखा है आपने, अभी हमने हाइपरलिंक पर माउस रखा था, तो माउस लिखा था तो ऊपर उस पर लिखा हुआ आ गया था ना प्रोफेशनल किचन। सो हमने क्या कहा भाई, जगह मिल गई एक और कीवर्ड एडजस्ट करने की। तो इस तरह करने से हमारे रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि भाई हम जितने भी हाइपरलिंक्स लगाएं, उन हाइपरलिंक्स पे भी अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से कीवर्ड्स अटैच करते जाएं।
कैसे अटैच करते हैं? टाइटल के साथ। और ये टाइटल इमेज में भी है और यही टाइटल का एट्रीब्यूट हाइपरलिंक में भी है, यानी कि एयर रेफ में भी है। और एक और इसका एट्रीब्यूट है जिसे हम आखिर में देखेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूं, वो है रिलेशन। एक होता है डू फॉलो और एक होता है नो फॉलो। एक लिंक होता है उसे हम बोलते हैं डू फॉलो लिंक, एक लिंक होता है जिसे हम बोलते हैं नो फॉलो लिंक। बाय डिफॉल्ट हर लिंक जो होता है वो डू फॉलो होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी का लिंक लगाते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उधर से कुछ अथॉरिटी बाय कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, हम किसी का लिंक लगा दिया तो इसका मतलब हमने उससे अथॉरिटी बाय कर ली। मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक पे जाकर लिंक लगाया अपनी वेबसाइट का, तो आपने फेसबुक की अथॉरिटी बाय की एक्चुअली, कि भाई मेरी वेबसाइट अथॉरिटी जो थी ना वो 2 थी और फेसबुक की जो अथॉरिटी थी वो 100 थी, तो फेसबुक पे पोस्ट लगाने से मेरी अथॉरिटी बढ़ जाए। लेकिन जब हम दूसरी तरफ चले जाएं, जैसे आप पैकेजेस माल में चले जाओ, भाई वहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ है, सेल 50% ऑफ, अब रश लगा होगा वहाँ पे। हमने क्या किया, हमने कॉलेज की एक स्टैंडी बनाई और हर ब्रांड के दरवाजे के ऊपर रखी। अब जैसे ही कोई बंदा दरवाजे के अंदर जाता है ना, उसे पीक सोल्यूशन नजर आ जाता है। अब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम उस ब्रांड की अथॉरिटी को कैश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जाते ही एकदम जो उसकी ऑडियंस है उसको लगेगा भाई इन्होंने इसको लगाया, इसका मतलब है कोई चीज है, तो हमें उसकी अथॉरिटी मिल रही है। सेम इसी तरह जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो जब हम उसकी अथॉरिटी ले रहे होते हैं, तो जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाए और वो हमें अलाउ करे कि भाई मैं आपको डू फॉलो दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें अपना लिंक जूस देता है। इसको हम बोलते हैं लिंक जूस, यानी कि लिंक की अथॉरिटी कुछ हमें भी मिल गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी अथॉरिटी 100 है तो हमें ऐसा नहीं है कि भाई वो हमारी 2 थी तो 100 हो जाएगी, यानी स्टेप बाय स्टेप हमारी अथॉरिटी भाई 2 से हो सकता है कि 2.5 पर चली जाए, फिर 3 पर चली जाए, और जितने ज़्यादा लिंक्स बढ़ते जाएंगे एक प्लेटफॉर्म से एक ही जूस मिलेगा। ये नहीं है कि अगर मैं फेसबुक के ऊपर 100 पोस्ट लगाऊंगा तो अथॉरिटी बढ़ जाएगी, मुझे प्लेटफॉर्म चेंज करनी है, फिर मैं लिंक्डइन पर जाऊंगा, फिर मैं वर्डप्रेस पे जाऊंगा, ब्ला ब्ला जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे वहां जाकर जब हम लिंक्स लगाएंगे तो उधर से हमें अथॉरिटी मिल रही होगी। तो जो वेबसाइट्स आपको लिंक जूस देंगे, दे रहे होंगे, तो वो कौन सा लिंक जूस दे रहे होंगे, वो कौन से दे रहे होंगे, डू फॉलो से। लेकिन कोई बंदा ये कहेगा कि भाई ठीक है यहाँ पर लिंक लगा लो मगर मैं आपको अपना लिंक जूस नहीं दूंगा, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर फिर उसने सेटिंग की होगी नो फॉलो की, यानी आपको लिंक जूस नहीं मिल रहा वहां से, यानी उसकी अथॉरिटी आप कैच नहीं कर रहे। अच्छा, अथॉरिटी लेने से उसकी अथॉरिटी कम नहीं हो रही है, भी ध्यान में रखना। जैसे मैं कहता हूँ ना, ब्रांड के बाहर फ्लेक्सी लगाई थी, तो फ्लेक्सी को देखे किसी को ऐसा तो नहीं हुआ कि उस ब्रांड की अथॉरिटी कम हो गई है, वो तो उतनी की उतनी ही रहेगी। इस चीज को हम टेक्निकली कॉल करते हैं लिंक जूस। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो लिंक जूस देती हैं और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो लिंक जूस नहीं देती। जो लिंक जूस देती हैं उन्हें हम बोलते हैं डू फॉलो, और जो लिंक जूस नहीं देती उन्हें हम बोलते हैं नो फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें अथॉरिटी तो नहीं मिल रही, लेकिन एनीवेज लिंक तो मिल रहा है। लिंक, डू फॉलो इज नॉट लिंक। ये नहीं समझना कि डू फॉलो कोई लिंक है कि क्लिक होगा या क्लिक नहीं होगा। लिंक तो ए है, ए है सिर्फ लिंक ही है, उसके आगे से उसने कहा डू फॉलो और नो फॉलो, यानी एक देगा अथॉरिटी और एक देगा अथॉरिटी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, लिंक तो दोनों जगहों से मिल गया। इसका मतलब ट्रैफिक दोनों जगह से मिल रही है, अथॉरिटी सिर्फ डू फॉलो से मिल रही है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई 5000 लिंक्स लगा लिए और उनमें से 700 डू फॉलो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 700 मुझे लिंक जूस दे रहे, बाकी के मुझे सिर्फ ट्रैफिक दे रहे। और आजकल गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट पर सारे ही डू फॉलो होंगे ना, तो मैं ये भी सपोज करूंगा कि आप कोई जोर जबरदस्ती करने लगे हुए हैं। आपको डू फॉलो ही लेने की बजाय आपको ज्यादा से ज्यादा लिंक्स लेने हैं और रेलिवेंस लेने हैं। रेलिवेंस जरूर करानी है आपने। अगर वो लिंक्स आपकी वेबसाइट से रिलेट नहीं कर रहे होंगे तो गूगल उनको भी स्पैम समझेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल अब आज की तारीख में हम सिर्फ डू फॉलो पे फोकस नहीं करते, हम नो फॉलो पे भी फोकस करते हैं कि भाई कुछ, क्योंकि हमें देखना ये है कि जहां से हम लिंक बाय कर रहे हैं, लगा रहे हैं जिस वेबसाइट पे जाके लिंक, वो रिलेट भी करती है हमसे कि नहीं करती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि भाई एक वेबसाइट है एजुकेशनल, उसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो हमारी वेबसाइट भी एजुकेशनल है, तो हमने कहा हम उससे एक लिंक ले लेते हैं। लेकिन एक वेबसाइट है जो शूज सेल करती है और हमारी वेबसाइट जो है वो एजुकेशन है,
अब अगर मैं शूज वाली वेबसाइट पे जाकर कोई लिंक लगाऊंगा तो इसका मतलब है रेलिवेंस बिल्कुल नहीं है। सो गूगल इसको देखेगा कि भाई इसने तो सिर्फ डू फॉलो के लिए ये काम किया। सो हमें रेलिवेंट होकर कम लिंक्स पे काम करना है, मगर रेलिवेंट होकर काम करना है। ठीक है, ये आज की तारीख की गूगल ये कहती है।